हिरोशिमा और नागासाकी की त्रासदी केवल इतिहास की किताबों तक सीमित नहीं है। ये मानवता की उस क्षमता का प्रतीक है जो अपनी ही सभ्यता को पल भर में नष्ट कर सकती है। 1945 में हुए इन परमाणु हमलों ने न केवल जापान के दो शहरों को बर्बाद कर दिया, बल्कि पूरी दुनिया को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि विज्ञान की प्रगति और विनाशकारी शक्ति के बीच की रेखा कितनी पतली है। ये कहानी न केवल उन लाखों लोगों की है जिन्होंने अपनी जान गंवाई या जीवन भर दर्द सहा, बल्कि ये एक चेतावनी भी है कि मानवता को अपने भविष्य के बारे में गंभीरता से सोचना होगा। नमस्कार दोस्तों, मिनी टाइम्स में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए आगे बढ़ते हैं। 6 अगस्त 1945 की सुबह हिरोशिमा में सब कुछ सामान्य सा लग रहा था। बच्चे स्कूलों में पढ़ाई के लिए तैयार हो रहे थे, माता पिता अपने काम पर जा रहे थे और बुजुर्ग अपने घरों में सुबह की चाय का आनंद ले रहे थे। लेकिन ये शांति केवल एक भ्रम थी। जापान उस समय द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम चरण में था और उसकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी थी। दुकानों में खाने पीने की चीजें न के बराबर थी। लोग भूख से तड़प रहे थे और पेट्रोल की कमी ने सड़कों को वीरान कर दिया था। साइकिलें और पैदल चलते लोग ही शहर की सड़कों पर दिखाई देते थे। सुबह करीब 7 बजे जापानी सेना के रडार पर दक्षिण की ओर से एक हलचल दिखाई दी। ये एक अमेरिकी विमान था जो हिरोशिमा की ओर बढ़ रहा था। सेना ने तुरंत सायरन बजाए और लोगों को सतर्क किया। उस समय के सबसे शक्तिशाली बम भी सीमित नुकसान पहुंचा सकते थे, इसलिए जापानियों को उम्मीद थी कि यह कोई सामान्य हमला होगा। सतर्कता बढ़ा दी गई। लोग डर के मारे प्रार्थनाएं करने लगे, ये उम्मीद करते हुए कि विमान कोई बड़ा हमला नहीं करेगा। जापानी सेना को लगा कि शायद एक टोही विमान होगा, जैसा कि पहले भी कई बार हो चुका था। लेकिन यह विमान कुछ और ही लेकर आया था, एक ऐसी तबाही जिसने न केवल हिरोशिमा को बल्कि मानव इतिहास को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। यह विमान था अमेरिका का B-29 बॉम्बर, जिसका नाम था एलोना गे। इसे लेफ्टिनेंट कर्नल पॉल टिबेट्स उड़ा रहे थे। उनके साथ 2 अन्य विमान भी थे, एक ग्रेट आर्टिस्ट और दूसरा जॉर्ज मार्कराट द्वारा संचालित, जिसका काम इस भयानक हमले की तस्वीरें लेना था। सुबह 8:15 टिबेट्स ने एक बटन दबाया और दुनिया का पहला परमाणु बम, जिसे लिटिल बॉय नाम दिया गया था, हिरोशिमा की ओर गिरने लगा। ये बम 4 टन वजनी था और इसे हिरोशिमा के ओज ब्रिज पर गिराने का लक्ष्य था। लेकिन तेज हवाओं के कारण यह अपने लक्ष्य से 250 मीटर दूर शमा सर्जिकल क्लिनिक के पास गिरा। करीब 43 सेकंड तक हवा में गिरते हुए इस बम को कई लोगों ने अपनी आंखों से देखा। लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, ये बम जमीन से 600 मीटर ऊपर हवा में ही फट गया। विस्फोट के साथ ही आसमान में एक चमकदार रोशनी फैल गई, जो इतनी तेज थी कि लोगों की आंखें पल भर में जल गई। इसके बाद एक जोरदार धमाका हुआ, जिसकी शक्ति 12,500 टन TNT के बराबर थी। तापमान इतना बढ़ गया कि ऐसा लगा जैसे सूरज धरती पर उतर आया हो। विस्फोट का असर इतना भयानक था कि हिरोशिमा की 2.5 लाख की आबादी में से करीब 80,000 लोग पलक झपकते ही भाप बन गए। आग की लपटें जो 4000 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर जल रही थी, हर तरफ फैल गई। कंक्रीट की इमारतों को छोड़कर बाकी सब कुछ जलकर राख हो गया। ग्राउंड जीरो से 15 किलोमीटर दूर तक इमारतों के शीशे चकनाचूर हो गए। पेड़ पौधे, जानवर और इंसान, किसी को नहीं बख्शा गया। जो लोग बच गए उनकी त्वचा जल चुकी थी, कपड़े उनके शरीर से चिपक गए थे और कई लोगों की आंखें बाहर निकल आई थी। 13 साल की सेतुस्को थर्लो, जो उस समय स्कूल में थी, ने बाद में बताया, मैंने एक तेज सफ़ेद रोशनी देखी और फिर सब कुछ काला हो गया। जब मुझे होश आया, मैं मलबे में दबी थी। मेरी सहेलियां चीख रही थी, कुछ की आंखें बाहर निकल आई थी, कुछ की त्वचा लटक रही थी। मैं रेंग कर बाहर निकली, लेकिन बाहर कोई दुनिया नहीं बची थी। आग की लपटें मेरा पीछा कर रही थी। मैंने अपनी सहेली को मलबे से निकालने की कोशिश की, लेकिन आग ने उसे मेरी आंखों के सामने जला दिया। शहर में हर तरफ लाशों के ढेर थे। सड़कों पर लोग पानी मांगते हुए तड़प रहे थे, लेकिन रेडिएशन ने पानी को जहरीला बना दिया था। जो लोग इस पानी को पी गए वे तड़प कर मर गए। रात होते होते विस्फोट से उत्पन्न रेडियो एक्टिव बादलों के कारण काली बारिश होने लगी। इस बारिश में रेडियो एक्टिव राख और धूल थी, जिसने जहां जहां छुआ वहां जमीन को जहरीला बना दिया। कई लोग प्यास के मारे इस पानी को पी गए और चंद मिनटों में मर गए। हिरोशिमा की तबाही को अभी 3 दिन भी नहीं बीते थे कि 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के एक और शहर नागासाकी पर दूसरा परमाणु बम गिराया। सुबह 11:02 B-29 बॉम्बर बॉक्स कार ने फैटमैन नामक बम गिराया। यह बम लिटिल बॉय से भी ज़्यादा शक्तिशाली था, क्योंकि इसमें
प्लूटोनियम का इस्तेमाल हुआ था। विस्फोट के साथ ही आसमान पीली और सफ़ेद रोशनी से भर गया। एक पल के लिए अंधेरा छा गया और फिर ऐसा उजाला हुआ कि आंखें खुली की खुली रह गई। इस धमाके ने सैकड़ों किलोमीटर के दायरे में सब कुछ राख कर दिया। करीब 74,000 लोग उसी दिन मारे गए। जो बचे उनकी त्वचा गल चुकी थी, कपड़े जलकर शरीर से चिपक गए थे और बच्चे माओ की गोद में कोयले की तरह सख्त हो चुके थे। एक नर्स सानो म्यू, जो उस दिन बच गई थी, ने बाद में कहा, मैंने भगवान से कभी नहीं कहा था कि मुझे ये दिन दिखाएं। मेरे सामने बच्चे जल रहे थे और उनकी चीखें आज भी मेरे कानों में गूंजती रहती है। चर्च, स्कूल, घर, कुछ भी नहीं बचा। हिरोशिमा की तबाही को सबसे पहले दुनिया तक पहुंचाने वाले थे 37 वर्षीय पत्रकार सातोशी नाकामुरा। उस दिन वे अपने दोस्त के घर गए थे, जो हिरोशिमा से कुछ ही दूरी पर था। विस्फोट के बाद वे साइकिल लेकर शहर की ओर दौड़े। जब वे दोपहर तक हिरोशिमा पहुंचे तो उनके सामने सिर्फ लाशें, जलते शव और मलबे में दबे लोग थे। सड़कें अब पहचान में नहीं आ रही थी। नाकामुरा ने तुरंत ओकायामा की डोमी न्यूज एजेंसी को फ़ोन किया और बताया, दुश्मन के 2 विमानों ने हिरोशिमा पर असाधारण बम गिरा दिया है। शहर पूरी तरह तबाह हो चुका है। अनुमानित 1,70,000 लोग मारे गए हैं या घायल हुए हैं। लेकिन फ़ोन की दूसरी ओर बैठे ब्यूरो चीफ को यह यकीन नहीं हुआ। उन्होंने कहा, यह संभव नहीं है। एक बम से इतने सारे लोग कैसे मर सकते हैं? नाकामुरा ने गुस्से में जवाब दिया, सेना मूर्ख है। इन्हें नहीं पता कि हमने नर्क को जिंदा देख लिया है। हिरोशिमा और नागासाकी की तबाही के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में गर्व के साथ कहा, हमने हिरोशिमा पर एक बम गिराया जो 20,000 टीएनटी की क्षमता का था। ये अब तक के सबसे बड़े बम से 2,000 गुना ज़्यादा शक्तिशाली है। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे और भी बम बनाए जा रहे हैं और अगर जापान ने आत्मसमर्पण नहीं किया तो और भी हमले होंगे। 8 अगस्त को सोवियत यूनियन ने भी जापान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। हिरोशिमा और नागासाकी के 2 परमाणु हमलों और सोवियत यूनियन के दबाव के बाद जापान के पास कोई विकल्प नहीं बचा। 15 अगस्त 1945 को जापान ने अमेरिका के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इन हमलों का असर केवल उस दिन तक सीमित नहीं था। रेडिएशन ने बचे हुए लोगों की जिंदगी को नर्क बना दिया। कई लोगों को कैंसर हुआ, कुछ के अंग गलने लगे और कई की अगली पीढ़ियां विकलांग पैदा हुई। हिरोशिमा और नागासाकी के लोग आज भी उस त्रासदी के निशान अपने शरीर और आत्मा पर ढो रहे हैं। हिरोशिमा और नागासाकी की यह कहानी सिर्फ इतिहास की तारीखें नहीं, बल्कि मानवता की सबसे कड़वी सच्चाई है। आज कुछ लोग परमाणु शक्ति को शांति का प्रतीक मानते हैं, लेकिन क्या यह वाकई शांति है? एक ऐसा हथियार जो एक बटन दबाते ही लाखों जिंदगियों को भाप बना देता है, क्या वो मानव सभ्यता का भविष्य हो सकता है? ये सवाल आज भी हम सबके सामने है। हिरोशिमा और नागासाकी की घटनाएं हमें यह सिखाती है कि विज्ञान की प्रगति और विनाशकारी शक्ति के बीच एक पतली सी रेखा है। इन हमलों ने न केवल लाखों लोगों की जिंदगी छीनी, बल्कि पूरी दुनिया को यह सोचने पर मजबूर किया कि हम अपनी शक्ति का इस्तेमाल किस दिशा में कर रहे हैं। क्या परमाणु हथियार हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं, या ये हमारी अपनी बनाई हुई तबाही का रास्ता है? आज जब पूरी दुनिया में परमाणु हथियारों की संख्या बढ़ रही है, हमें यह सोचना होगा कि क्या हम वाकई एक ऐसी दुनिया चाहते हैं जहां एक गलती पूरी सभ्यता को मिटा सकती है। हिरोशिमा और नागासाकी के लोग उस दर्द को आज भी महसूस करते हैं जो 1945 में उन पर थोपा गया था। उनकी कहानियां हमें याद दिलाती है कि युद्ध और हिंसा का रास्ता कभी शांति की ओर नहीं ले जाता। हिरोशिमा और नागासाकी की त्रासदी हमें यह भी सिखाती है कि मानवता की सबसे बड़ी ताकत उसकी करुणा और सहानुभूति में है, न कि विनाशकारी हथियारों में। ये कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपने भविष्य को कैसे आकार देना चाहते हैं। क्या हम एक ऐसी दुनिया बनाना चाहते हैं जहां शांति और सहयोग हो, या जहां हर पल तबाही का डर हो? तो दोस्तों, आज की हमारी ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो अपनी अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।